हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो एंड लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप सब लोग उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत में अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को लेकर। अभी कुछ ही दिन पहले की खबर है जब गुजरात यूनिवर्सिटी के कुछ अफगान स्टूडेंट्स और वहाँ के बाकी स्टूडेंट्स के बीच मतभेद सामने आया था। अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स हॉस्टल के कॉरिडोर्स में ओपनली नमाज पढ़ा करते थे। बाकी स्टूडेंट्स ने जब इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया तो अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद ये मतभेद दोनों गुटों के बीच हाथापाई और मारपीट तक आ गया। इस पूरी लड़ाई में इलाज के लिए 4 लोगों को हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा था। अब ये मुद्दा उस समय काफी न्यूज में भी रहा था। इवन अफगानिस्तान की एम्बेसी और अफगानिस्तान के कॉन्सुलेट्स के अधिकारियों ने भी अपने देश के अफगान स्टूडेंट से मिलने के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। अब क्योंकि इस मसले में भारी देश इन्वॉल्व था, इसलिए भारत का विदेश मंत्रालय भी इस मसले में आया और इस पूरे इंसिडेंट को लेकर जांच का आदेश दिए। और अब खबर निकल कर आ रही है कि ये 7 अफगान स्टूडेंट्स इलीगली बिना किसी परमिशन के गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इनके कोर्सेज काफी समय पहले ही खत्म हो गए थे। 7 में से 2-3 स्टूडेंट्स के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क रहते थे, 2-3 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन किए जाने थे जो कि स्टूडेंट्स नहीं करवा रहे थे। उन्हीं के बहाने से अफगान स्टूडेंट्स बिना कुछ पे किए फ्री में हॉस्टल कैंपस में रह रहे थे। लेकिन अब वो साइन भी एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिए हैं, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने बताया कि सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके अफगानिस्तान के उन 7 स्टूडेंट्स को हॉस्टल कैंपस छोड़ने के लिए कह दिया गया है। 7 में से 5 स्टूडेंट्स ने हॉस्टल कैंपस ऑलरेडी छोड़ दिया है, जबकि बाकी के 2 स्टूडेंट भी जल्दी हॉस्टल का रूम सरेंडर करके हॉस्टल कैंपस को छोड़ देंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने कहा है कि उन्होंने 7 अफगान स्टूडेंट्स को कैंपस से बाहर करने के फैसले के बारे में अफगानिस्तान की एम्बेसी को भी इन्फॉर्म कर दिया है, यानी कि उनको भी जानकारी दे दी है। आज की दूसरी अपडेट आ रही है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को लेकर। रिसेंटली आपने सुना होगा कि अमेरिका के बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के ऊपर टिप्पणी करते हुए आने वाले भारत के लोकसभा इलेक्शंस के ऊपर कमेंट किया था, यानी कि एक तरह से दखल देने की कोशिश की थी। इसी को लेकर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने यूनाइटेड नेशंस को कड़ा जवाब दिया है। जयशंकर सर ने कहा है कि यूएन स्पोक्स पर्सन ने जो एक कमेंट किया था, ये एक जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में दिया था। आधी प्रॉब्लम तो उस व्यक्ति के कारण है जिसने ये सवाल पूछा था। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के इलेक्शंस फ्री और फेयर हो। हमारे पास उसके लिए भारत के लोग हमारे नागरिक हैं, जो कि खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पर इलेक्शंस फ्री और फेयर हो रहे हैं या फिर नहीं। यूनाइटेड नेशंस को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे पिछले काफी समय से क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशंस और बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भारत के विरोध में सवाल उठाने वाले पत्रकार काफी हावी हो गए हैं। सवाल ही कुछ ऐसे पूछे जाते हैं कि सामने वाला स्पोक्स पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव उनमें फंस जाता है और उनको भारत के ऊपर कमेंट करना ही पड़ता है। हालांकि गलती यूएन स्पोक्स पर्सन की भी है, क्योंकि वो सीधा इस भारत के क्वेश्चन को स्किप कर सकते थे, यानी कोई भी कमेंट करने से मना करते थे। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते डिफेंस टाइज को लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने यूएस नेवी के साथ मिलकर मास्टर शिपयार्ड रिपेयर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके बाद अब यूएस नेवी के शिप्स का रिपेयर वर्क और मेंटेनेंस का काम अब से भारत में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड देखेगा। यूएस नेवी का कहना है कि उन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की मिलिट्री सी लिफ्ट कमांड की अच्छे से असेसमेंट के बाद ही उनके साथ ये एग्रीमेंट साइन करने का फैसला किया है। अब होता क्या है कि यूएस नेवी के कई सारे वॉरशिप्स पैसिफिक से लेकर अटलांटिक और इंडियन ओशन में दुनिया के अलग अलग रीजन्स पे डिप्लॉयड है। ये नेवल वॉरशिप्स कई महीनों तक इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर ही रहते हैं। उस दौरान अगर इन शिप्स में कोई भी खराबी आए, इनकी मेंटेनेंस या छोटे मोटे रिपेयर का कोई भी काम हो, तो कई बार ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है कि ये नेवल वॉरशिप्स इनको वापस से अमेरिका भेजा जाए। इससे पहले अमेरिका को अपने नेवल वॉरशिप्स यूरोप में 2-3 नाटो देशों के पास ही ले जाने पड़ते थे। भारत के साथ ये पैक्ट साइन होने के बाद अब अमेरिका क्या करेगा कि इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट के ऊपर उनके जिन भी नेवल शिप्स में प्रॉब्लम होगी, उनको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में लाकर यहाँ पर रिपेयर वर्क किया जाएगा। खासकर यूएस नेवी की जो फ्लीट इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड है, उनके लिए कोचिन शिपयार्ड को एक्सेस करना इजी होगा। भारत के लिए अच्छा ये है कि इससे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का रेवेन्यू काफी बढ़ जाएगा। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। अननोन गनमैन्स एक बार फिर से पाकिस्तान में एक्टिव हो गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन के को फाउंडर हाफिज सईद के बारे में भारत और पाकिस्तान का बच्चा जानता है। 2008 के मुंबई अटैक्स में इसी का हाथ था। इसके अलावा इसने जम्मू कश्मीर में भी काफी सारे आतंकी भेजकर वहां पर कई सारे हमले करवाए हैं। इसको लेकर खबर आ रही है कि ये पिछले कल पाकिस्तान में फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गया है, जिसके बाद इसको अचानक से लाहौर के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहां पर ये अभी इस समय इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में जिंदगी मौत से लड़ रहा है। माना जा रहा है कि अननोन गनमैन्स ने यहाँ भी अपना काम बखूबी किया है और हाफिज सईद के खाने में कब किसने पॉइजन डाला ये किसी को भी पता नहीं चला है।
वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि हाफिज सईद टपक गया है, लेकिन अभी उनकी पुष्टि करना थोड़ा मुश्किल है। आज की 5th अपडेट आ रही है भारत और यूरोप के देश स्लोवेनिया को लेकर, और इसमें यूक्रेन का भी एंगल है। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि यूक्रेन युद्ध से लगातार कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस आ रही हैं जिसमें यूक्रेन के सोल्जर्स साफ तौर पर मेड इन इंडिया आर्टिलरी शेल्स को रशिया के ऊपर फायर करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर मीडिया में कई सारे आर्टिकल्स ऐसे भी पब्लिश हुए जिसमें क्लेम किया गया कि यूरोप का एक छोटा सा देश है स्लोवेनिया, इसने भारत के म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड से ये आर्टिलरी शेल्स और म्यूनिशंस परचेज करके उसके बाद फिर यूक्रेन को ट्रांसफर किए हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स को लेकर स्लोवेनिया ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें स्लोवेनिया ने कहा है कि ये सारी रिपोर्ट्स बेसलेस और फेक न्यूज है जो कि स्लोवेनिया की रेपुटेशन खराब करने के लिए फैलाई जा रही है। स्लोवेनिया ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने भारत की म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड या फिर किसी भी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई भी डील साइन करके आर्टिलरी शेल्स या फिर म्यूनिशंस परचेज नहीं किए हैं, फिर उनको रीसेल या ट्रांसफर करके यूक्रेन को देना तो दूर की बात है। स्लोवेनिया का कहना है कि वो इस साल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर चुने गए थे। ऐसे में उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये उनकी इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स को कमजोर और डैमेज करने के लिए लगाए जा रहे हैं। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लेकर, जिसकी गूंज अब यूनाइटेड नेशंस के 190 देशों के बीच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी सुनाई दे रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस ने पिछले कल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की तारीफ करते हुए कहा कि जब से मैं भारत की यात्रा करके वापस आया हूँ उसके बाद से जब भी भारत के बारे में सोचता हूँ तो मुझे इनक्रेडिबल इंडिया याद आता है, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है भारत में डिजिटलाइजेशन का यूज। उन्होंने कहा कि भारत आज की डेट में डिजिटलाइजेशन से काफी कुछ अचीव और सीख चुका है, और जो ये भारत लेसन सीखा है वो दुनिया के बाकी देशों के साथ भी शेयर कर सकता है। यानी भारत ने डिजिटलाइजेशन में जो सफलता हासिल की है वो दुनिया के बाकी सभी देशों को भारत से सीखनी चाहिए। वेल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने डिजिटल इंडिया का सपना देखा। आज की 7th अपडेट आ रही है भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड। आपको याद होगा साल 2020 में भारत सरकार ने 14 अलग अलग सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI स्कीम लाई थी, जिसके तहत भारत में निवेश करने वाली कंपनीज को टैक्स रिबेट और इंसेंटिव्स दिए जाने थे। इसी को लेकर भारत सरकार ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि PLI स्कीम के तहत भारत में 1,08,486 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आई है, जिसमें से भारत सरकार ने इंसेंटिव्स के तौर पर 8,512 करोड़ रुपीस वापस कंपनीज को दिए हैं। अगर कैलकुलेट किया जाए तो जितनी टोटल इन्वेस्टमेंट भारत में आई है उसका 7.8% इंसेंटिव्स के तौर पर भारत सरकार ने वापस कंपनीज को दिया है। आज की 8th अपडेट आ रही है क्रूड ऑयल को लेकर। क्रूड ऑयल बेचने वाले ओपेक प्लस देश हर महीने की स्टार्टिंग में एक मीटिंग करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो मार्केट में कितना क्रूड ऑयल रिलीज करेंगे या फिर कितना प्रोडक्शन कट करेंगे या फिर उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अब इन सब देशों का लीडर है सऊदी अरब। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि इन सब देशों ने अप्रैल की मीटिंग में डिसाइड किया है कि ये अपने क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। जून महीने तक इसी तरह से प्रोडक्शन कट चलता रहेगा। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल ने इंटरनेशनल मार्केट में $90 पर बैरल का मार्क भी टच कर लिया है और ये कीमतें $100 पर बैरल की तरफ जा रही हैं। आज की 9th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। रिसेंटली पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर जो आत्मघाती हमला हुआ था उसके बाद चाइनीज कंपनी ने वहां पर 2 डैम्स के ऊपर काम पूरी तरह से रोक दिया था, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि दोनों चाइनीज कंपनीज काम के ऊपर लौट आई हैं और चाइना के सारे वर्कर्स ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम दोबारा से स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान की सरकार ने चाइनीज इंजीनियर्स को बुलेट प्रूफ गाड़ियां इशू की हैं। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। सिक्योरिटी के लिए कमांडोज की यूनिट को डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा अब चाइनीज इंजीनियर्स की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करने का काम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद ही अपने हाथ में ले लिया है। आज की 10th अपडेट आ रही है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से। जिस तरह से भारत के एग्जिट पोल्स ये साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेजॉरिटी के साथ वापस आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से ब्रिटेन में भी एक सर्वे हुआ, क्योंकि भारत की तरह इस साल के एंड में या तो दिसंबर महीने में या फिर जनवरी 2025 में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन होने हैं। अभी जो ब्रिटेन के लोगों का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है इसके मुताबिक भारतीय मूल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बहुत ही बुरी तरह से हार रही है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की जो नॉर्थ यॉर्कशायर की सीट है वो भी अब सेफ नहीं है। इमिग्रेशन वहां पर चुनावों में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा और लोगों की नजर में ऋषि सुनक एक फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है।